बीते दिन भारतीय वायुसेना ने अपनी 92वीं वर्षगांठ मनाने के लिए चेन्नई में एक समारोह का आयोजन किया था, जो फाइटर जेट और हेलीकॉप्टरों के शानदार प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ था। पिछले कुछ सालों से भारतीय वायुसेना अलग अलग शहरों में वायुसेना दिवस समारोह आयोजित कर रही है। इससे पहले यह कार्यक्रम प्रयागराज में और उससे पहले चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था। भारतीय वायुसेना के इतिहास में दो तिथियां महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। एक 8 अक्टूबर 1932 जब भारतीय वायुसेना अस्तित्व में आई थी, और दूसरी 1 अप्रैल 1954 जब एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी ने पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाला था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेंगू और अन्य एडीज जनित वायरस से निपटने के लिए वैश्विक रणनीति तैयारी, तत्परता और प्रतिक्रिया योजना शुरू करी है। इस योजना का मकसद दुनिया भर में डेंगू और अन्य एडीज जनित रोगों जैसे कि जीका और चिकनगुनिया से होने वाली बीमारियों और मौतों के मामलों को कम करना है। इस रणनीतिक योजना को सितंबर 2025 तक 1 वर्ष की अवधि के लिए क्रियान्वित किया जाएगा। आपको बता दें कि WHO वाले सभी 6 क्षेत्रों में डेंगू के मामले बढ़ गए हैं और 2021 से हर साल मामलों की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई है। हाल ही में गोंडवाना में रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने रानी दुर्गावती को समर्पित एक मेमोरियल और गार्डन विकसित करने के लिए पैनल के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका निर्माण जबलपुर में मदन महल पहाड़ी पर 24 एकड़ में किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर 3,900 रुपए तक की अतिरिक्त सहायता देने की भी मंजूरी दी है। आपको बता दें कि रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी को प्रसिद्ध चंदेल सम्राट कीर्ति सिंह के परिवार में हुआ था। 1542 में उनकी शादी गोंड वंश के राजा संग्राम सिंह के बेटे दलपत शाह से हुई थी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 4th जनरेशन विशोराट्स यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण को तेज गति से आ रहे लक्ष्यों के विरुद्ध किया गया, जिसमें अधिकतम रेंज और अधिकतम ऊंचाई पर इंटरसेप्शन जैसे महत्वपूर्ण मापदंड शामिल थे। विशोराट्स एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO और भारतीय कंपनियों के सहयोग से बनाया है। यह कम दूरी के निम्न ऊंचाई वाले हवाई खतरों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा इसमें लघु प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स सहित कई नवीन तकनीकों को शामिल किया गया है। मैक्सिको की खाड़ी में उठा तूफान मिल्टन तेजी से फ्लोरिडा की ओर बढ़ रहा है। इस तूफान के मद्देनजर फ्लोरिडा के तटवर्ती क्षेत्रों को खाली करने का आदेश जारी किया गया है। बुधवार को इस तूफान के टैंपा खाड़ी क्षेत्र के पास पहुंचने की संभावना है। फिलहाल इसे कैटेगरी 1 के तूफान में रखा गया है और फ्लोरिडा तक पहुंचने से पहले यह कैटेगरी 3 के तूफान में तब्दील हो सकता है। बता दें कि यह क्षेत्र हाल ही में हेलेन तूफान से भी प्रभावित हुआ था और अभी तक उसके प्रभावों से उभरा नहीं है। IACP यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस ने अपने 2024 IACP 40 अंडर 40 के विजेताओं के नामों की घोषणा की है। यह पुरस्कार विश्व के 40 साल से कम आयु के ऐसे पुलिस अधिकारियों को दिया जाता है जिन्होंने पुलिसिंग कार्यों में नए प्रयोग एवं बेहतर कार्यों से परिवर्तन लाने का प्रयास किया हो। इस वर्ष भारत की ओर से नागालैंड के फेक जिले की IPS अधिकारी प्रीतपाल कौर को चुना गया है। आपको बता दें कि IACP एक गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1893 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय वर्जीनिया में स्थित है। वर्तमान में 170 से अधिक देशों के 34,000 से अधिक पुलिस अधिकारी इसमें शामिल हैं। वाजा यानी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम ने 2024 वाजा संरक्षण और पर्यावरण स्थिरता पुरस्कारों के लिए भारत के रेड पांडा संरक्षण, प्रजनन और संवर्धन कार्यक्रम को शॉर्टलिस्ट किया। विजेता की घोषणा 79वें वाजा वार्षिक सम्मेलन में की जाएगी। यह कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इस जूलॉजिकल पार्क को पहले हिमालयन प्राणी उद्यान के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना 14 अगस्त 1958 को दार्जिलिंग में भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने संयुक्त रूप से की थी। यह चिड़ियाघर 2009 से वाजा और जूलॉजिकल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है। यहाँ रेड पांडा परियोजना 1990 में शुरू की गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय बैठक का उद्घाटन किया। इस 77वें सत्र की अध्यक्षता के लिए JP नड्डा को चुना गया है। यह सत्र 7 से 9 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित होगी। यह वार्षिक बैठक WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करती है, जो दुनिया की 1/4 से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करती है।
इसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मालदीव्स और भारत आदि के स्वास्थ्य मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक का मकसद सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े प्रमुख मुद्दों का समाधान करना है और पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बेहतर नीतियों का विकास करना है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 15 से 24 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित होगी। इसे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। ITU के इतिहास में पहली बार होगा कि यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम एशिया प्रशांत क्षेत्र में आयोजित हो रहा है। 190 से अधिक देशों के लगभग 3000 एक्सपर्ट्स 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, साइबर सुरक्षा और क्वांटम टेक्नोलॉजीज जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स बनाने में सहयोग करेंगे। गुजरात सरकार ने कैरकल के प्रजनन और संरक्षण केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। इसके लिए राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। यह केंद्र गुजरात के कच्छ जिले में पाए जाने वाले दुर्लभ और गंभीर रूप से लुप्त प्राय कैरकल के संरक्षण और प्रजनन पर ध्यान केंद्रित करेगा। कैरकल राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में पाई जाने वाली मध्यम आकार की जंगली बिल्ली है। भारत में इसे सियागोश कहा जाता है। यह IUCN की लीस्ट कंसर्न और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2023 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 नदियों के लिए सूखा वर्ष रहा है। भारत सहित दुनिया की लगभग सभी नदियों के जलस्तर में गिरावट देखी गई। वहीं ग्लेशियर्स को पिछले 5 दशकों में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और 2023 लगातार दूसरा वर्ष है जिसमें ग्लेशियर ने पहले से कहीं अधिक तेजी से बर्फ खो दी। हालांकि सभी जगह एक जैसे परिणाम नहीं थे। जैसे एशिया और ओशिनिया में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेकांग नदी के अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य से कम पानी देखा गया, तो वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका के पूर्वी तट पर नदी का प्रवाह और बाढ़ की स्थिति सामान्य से अधिक थी। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और फिलीपींस में भी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई। हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस का मकसद लोगों और व्यवसायों की डेली लाइफ में डाक क्षेत्र की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना है। 1969 में टोक्यो में यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस ने 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। यह वर्ष 1874 में UPU यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। 2024 में UPU अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह विश्वव्यापी डाक प्रणाली के अलावा सदस्य देशों के बीच डाक नीतियों का समन्वय भी करता है। भारत शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में पिछड़ रहा है। फ्री टू थिंक 2024 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 से 2023 तक 0.6 अंक से गिरकर 0.2 अंक पर आ गई है। शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत पूर्णतः प्रतिबंधित स्थिति में है। यह 1940 के दशक के मध्य के बाद से भारत का सबसे कम स्कोर है। यह रिपोर्ट स्कॉलर्स एट रिस्क के शैक्षणिक स्वतंत्रता निगरानी परियोजना के तहत जारी की जाती है। परियोजना को 2017 में शुरू किया गया था और इसका पहला संस्करण 2020 में जारी किया गया था। आंखों के रोग ट्रैकोमा की समाप्ति में भारत सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को दक्षिण पूर्व एशिया में ट्रैकोमा के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र सौंपा है। इसी के साथ भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया। आपको बता दें, ट्रैकोमा आंखों का रोग है जो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया से संक्रमण के कारण होता है। यह रोग दुनिया भर में अंधेपन का एक प्रमुख संक्रामक कारण है। संक्रमित व्यक्ति की आंखों और नाक से निकलने वाले लिक्विड के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। इस बैक्टीरिया से संक्रमित लोगों की आंखों और नाक के संपर्क में आने वाली मक्खियां भी इसे फैला सकती हैं। गुजरात सरकार ने 10वें जंगली गधा आबादी अनुमान के आंकड़े जारी किए। इसके अनुसार गुजरात में वाइल्ड लाइफ की अनुमानित संख्या 7,672 है, जो पिछली गणना से 26.14% की बढ़ोतरी को दिखाती है। आपको बता दें कि हर 5 वर्ष में वाइल्ड लाइसेस की संख्या का अनुमान लगाया जाता है। गुजरात के जंगली गधे विश्व में इक्वस हेमियोनस खुर तथा खुर के रूप में जाने जाते हैं। भारत में जंगली गधे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित जानवर हैं। IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें इंडेंजर्ड कैटेगरीज में शामिल किया गया है।
भारत की मेजबानी में मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2024 शुरू हुआ। इस वार्षिक समुद्री अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाएं शामिल हुई हैं। यह अभ्यास बंदरगाह और समुद्र दोनों क्षेत्रों में आयोजित होगा। इसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और सुरक्षा को मजबूत करना है। इसका आयोजन भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच किया जाता है। इस अभ्यास की शुरुआत साल 1992 में यूएसए और भारत के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के तौर पर की गई थी। 2015 में जापान और 2020 में ऑस्ट्रेलिया इस अभ्यास का हिस्सा बना था। नेपाल के युवा पर्वतारोही नीमा रिंजी शेरपा ने इतिहास रच दिया है। वे 8000 मीटर से अधिक ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। उन्होंने अपने इस अभियान की शुरुआत 2022 में माउंट मनास्लू पर चढ़कर शुरू की थी और 2 साल तथा 10 दिनों में सभी 14 चोटियों को चढ़कर ये रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया। इन चोटियों में माउंट एवरेस्ट, माउंट मकालू, माउंट कंचनजंगा आदि नाम शामिल हैं। 10 अक्टूबर को दुनिया भर में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के तौर पर मनाया जाता है। इसे मेंटल हेल्थ एजुकेशन को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, जो मेंटल हेल्थ से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने का मौका देता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ फेडरेशन ने इस वर्ष की थीम वर्क प्लेस पर मेंटल हेल्थ रखी है। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर 1992 को पहली बार वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया था। इसे तत्कालीन उप महासचिव रिसर्च हंटर ने वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की वार्षिक गतिविधि के रूप में शुरू किया था। बिहार सरकार कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के दूसरे बाघ अभयारण्य के रूप में विकसित करेगी। इस टाइगर रिजर्व को बनाने की कोशिश 2018 में शुरू की गई थी। वर्तमान में बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले और आसपास के क्षेत्र में स्थित होगा। यह राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। आपको बता दें, कैमूर के जंगल लगभग 1134 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हैं और बिहार में एक बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं। ये जंगल झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के वन्यजीव गलियारों से भी जुड़े हैं। इससे बाघों के आवास के रूप में इनका महत्व और बढ़ जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी दे दी है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल लोथल के पास विकसित होने वाले इस परिसर को 2 चरणों में विकसित किया जाएगा। इसे गुजरात में लगभग 400 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है। इस परियोजना पर काम मार्च 2022 में शुरू हो गया था। इसे गुजरात राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना का मकसद भारतीय समुद्री धरोहर और इतिहास को प्रदर्शित करना है। पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद यह विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय परिसर और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल होगा। लोथल को अप्रैल 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में जीडीसी यानी ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट को अपनाया है। इसका मकसद डिजिटल डिवाइड, डेटा प्राइवेसी और एथिकल एआई उपयोग जैसी चुनौतियों का समाधान करना है। जीडीसी कोई बाध्यकारी कानून नहीं है, बल्कि यह सरकारों, संस्थाओं, फर्मों और अन्य हितधारकों के लिए लक्ष्यों का एक सेट है, जिसे कानून बनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवाधिकारों और संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा जैसे मानकों पर आधारित है। इसके अलावा इसमें 2 पैनल की स्थापना भी शामिल है, जो इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन एआई और ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस होंगे। WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की 77वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक में WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा और रुबेला को खत्म करने के लिए नया लक्ष्य निर्धारित किया है। सदस्य देशों ने इस क्षेत्र से खसरा और रुबेला उन्मूलन के लक्ष्य को 2026 तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है, जो पहले 2023 था। वर्तमान में इस क्षेत्र के 5 देशों ने खसरा और रुबेला उन्मूलन का लक्ष्य हासिल किया। इन देशों में भूटान, नॉर्थ कोरिया, मालदीव, श्रीलंका और तिमोर लेस्ते के नाम आते हैं। GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 जारी किया गया है। इस साल भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर है, जबकि पिछले साल 111वें स्थान पर था। हालांकि भारत का स्कोर 27.3 है, जो अभी भी भारत में भूख के गंभीर स्तर को दिखाता है। वहीं नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश की स्थिति भारत से बेहतर है और पाकिस्तान भारत से कुछ ही स्थान पीछे 109वें स्थान पर है। GHI का स्कोर 4 आयामों अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मोर्टालिटी, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। इन 4 संकेतकों के आधार पर भूख की गंभीरता को 100 पॉइंट स्केल पर मापते हैं, जिसमें 0 सबसे अच्छे और 100 सबसे खराब स्कोर के रूप में माना जाता है। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस कोलकाता के वैज्ञानिकों ने एक नई चिकित्सा पद्धति विकसित की है।
यह विशेष रूप से वर्तमान में कैंसर उपचारों के प्रति प्रतिरोधी मरीजों के लिए महत्वपूर्ण और सटीक साबित होगी। दरअसल कैंसर कोशिकाओं में ट्रीटमेंट के समय ड्रग रेजिस्टेंस विकसित हो जाती है, जिससे ट्रीटमेंट प्रभावित होता है। यह खोज बताती है कि कैंसर कोशिकाएं कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए को रिपेयर कैसे करती हैं और एंजाइम टॉप 1 यानी टोपोइसोमेरेज 1 को टारगेट करने वाली कीमोथेरेपी पर कैसे प्रतिक्रिया करती है, जिससे अक्सर दवाओं के लिए प्रतिरोध की स्थिति बनती है। इसमें 2 प्रमुख प्रोटीनों CDK1 यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 1 और TDP1 यानी टायरोसिल डीएनए फॉस्फोडाइएस्टरेज 1 के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हाल ही में बाल विवाह और उससे संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 11 लाख से अधिक बच्चों के सामने बाल विवाह का खतरा है। भारत में बाल विवाह पर प्रतिबंध होने के बावजूद 2022 में 1000 से अधिक बाल विवाह की घटनाएं देखने को मिली। इनमें से सबसे अधिक कर्नाटक से थीं। इसके बाद असम और तमिलनाडु में सबसे अधिक बाल विवाह रिपोर्ट किए गए। बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है, जो लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के अधिकार से वंचित करता है। आपको बता दें कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत प्रतिबंधित है। केंद्र सरकार ने HUT यानी हिज़्ब उत तहरीर और इसके फ्रंट संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में बताया कि HUT का मकसद देश के नागरिकों को शामिल करके जिहाद और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करना और लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को हटाकर इस्लामिक राज्य और खिलाफत स्थापित करना है। यह संगठन युवाओं को आतंकवादी समूहों जैसे IS में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। हट 1953 में यरूशलेम में गठित एक अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक संगठन है, जिसकी शाखाएं दुनिया में कई हिस्सों में हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह लड़कियों को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा की आवश्यकता की याद दिलाता है। यह दिन जेंडर इक्वालिटी, शिक्षा और लड़कियों के लिए अवसरों पर जोर देता है। इस साल की थीम गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर रखी गई है। इस दिन को मनाने की शुरुआत यूनाइटेड नेशंस ने साल 2011 में की थी। भारत में भी हर साल 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। इसे मनाने की शुरुआत 2008 में महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से की गई थी। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन बनाया गया है। इस फैसले को बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। नोएल अपने भाई रतन टाटा का स्थान लेंगे, जिनका इस हफ्ते 86 साल की उम्र में निधन हो गया था। नोएल पहले से ही कई टाटा कंपनियों से जुड़े थे। वे ट्रेंट, वोल्टास, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और टाटा इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं और टाटा स्टील तथा टाइटन के वाइस चेयरमैन भी हैं। इसके अलावा नोएल को 2019 में रतन जी टाटा ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया गया था और 2022 में वो सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट में शामिल हुए थे। केंद्र सरकार ने HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया है। इसी के साथ देश में महारत्न का दर्जा प्राप्त सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की संख्या 14 हो गई है। HAL रक्षा उत्पादन से जुड़ी एक सरकारी कंपनी है। यह कंपनी 23 दिसंबर 1940 को हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से शुरू हुई थी। कंपनी की स्थापना वालचंद हीराचंद ने तत्कालीन मैसूर सरकार के साथ मिलकर बेंगलुरु में की थी। इसे 1951 में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में लाया गया था। यह विमानों और हेलीकॉप्टर्स के लिए इंजन, संचार, नेविगेशन और इलेक्ट्रिक उपकरण आदि का निर्माण करती है। महारत्न का दर्जा मिलने के बाद HAL को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर मर्जर, अधिग्रहण और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करने की स्वतंत्रता होगी। हाल ही में UN इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन मनाया गया। यह दिन हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर रखी गई है, जो आपदा मुक्त भविष्य के लिए बच्चों की सुरक्षा और सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका पर जोर देती है। इस दिन की शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई थी। इसका मकसद पर्यावरणीय आपदाओं की संभावनाओं को कम करना, आपदाओं के जोखिम को कम करना और जलवायु के अनुकूल संस्कृति को बढ़ावा देना है। IPU यानी अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक का आयोजन जिनेवा, स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है। इस सभा में हिस्सा लेने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा ओम बिरला IPU की गवर्निंग काउंसिल की बैठकों में भी हिस्सा लेंगे, जो इस संगठन की सर्वोच्च निर्णायक संस्था है। आपको बता दें, IPU राष्ट्रीय संसदों का वैश्विक संगठन है। इसकी शुरुआत 1889 में एक छोटे समूह के रूप में हुई थी। वर्तमान में इसके 180 संसद सदस्य और 15 सहयोगी सदस्य हैं।
भारत यूनिसेफ यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष को स्वास्थ्य एवं पोषण सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। दरअसल भारत ने 2016 से 2023 तक यूनिसेफ को लगभग $6 बिलियन मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की है। भारत के इस योगदान में टीके, दवाइयां और अन्य आपूर्तियां शामिल हैं, जो दुनिया भर में बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। यह बच्चों के जीवन को बचाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है और दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए एक जिम्मेदार संगठन है। केरल में रेयर बैक्टीरियल डिजीज का पहला मामला दर्ज किया गया है। इस डिजीज को म्यूरिन टाइफस नाम से जाना जाता है। ये बीमारी रिकेट्सिया टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। इसके वाहक में चूहे और अन्य छोटे जीव शामिल होते हैं। इस बीमारी को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आम माना जाता है। इसके लक्षण आमतौर पर 7 से 14 दिनों के भीतर दिखते हैं, जिसमें बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द, उल्टी और रैशेज शामिल हो सकते हैं। कुछ मामलों में ये बीमारी लीवर, फेफड़े या मस्तिष्क को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि इस बीमारी का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता। केरल में बीते दिनों आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद भारत सरकार ने क्षेत्र में एक एक्स बैंड रडार स्थापित करने की परमिशन दी है। ये रडार बारिश के दौरान मिट्टी के कणों की निगरानी करेगा, जिससे भूस्खलन की चेतावनी समय से पहले दी जा सकेगी। एक्स बैंड रडार हाई रेजोल्यूशन इमेजेस उत्पन्न करने के लिए शॉर्ट वेवलेंथ यानी लघु तरंग दैर्ध्य का उपयोग करता है। यह उच्च टेम्पोरल सैंपलिंग भी करेगा, यानी ये डेटा को तेजी से और लगातार इकट्ठा करेगा और किसी विशेष घटना या वातावरण में बदलती परिस्थितियों को मापने का प्रयास करेगा। इससे कम समय में आसपास के क्षेत्र में होने वाली हवा के पैटर्न, तूफानों के निर्माण जैसी गतिविधियों का पता लगाया जा सकेगा। अमेरिका ने इजराइल में थाड को तैनात करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ इसे ऑपरेट करने के लिए अमेरिका 100 सैनिक भी भेजेगा। थाड का पूरा नाम है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये एक अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम है। इसे छोटी से लेकर लंबी दूरी तक की बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। हिट टू किल तकनीक पर आधारित ये सिस्टम वायुमंडल के भीतर और बाहर दोनों जगह टारगेट को रोकने में सक्षम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने ई माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। ई माइग्रेट पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद विदेशों में काम की तलाश कर रहे भारतीय वर्कर्स के प्रवास को सुविधाजनक बनाना और इसे प्रबंधित करना है। यह प्रवासी वर्कर्स के लिए विभिन्न सेवाएं मुहैया करा के एक सुरक्षित और पारदर्शी स्ट्रक्चर निर्मित करेगा, जिसमें सूचना तक पहुंच, दस्तावेजीकरण, हेल्पलाइन सहायता और सेवाओं का एकीकरण तथा जागरूकता अभियान शामिल है। यह पोर्टल 2030 सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है और नए पोर्टल में 24/7 विभिन्न भाषाओं में हेल्पलाइन की सुविधा भी होगी। 75वीं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस की शुरुआत इटली में हुई है। इसका आयोजन 14 से 18 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के 8000 से ज्यादा स्पेस एक्सपर्ट्स, स्कॉलर्स और प्रोफेशनल्स ने हिस्सा लिया है। इस वर्ष की थीम रिस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी रखी गई है। ये कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर स्पेस टेक्नोलॉजी के सतत विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिससे भविष्य में स्पेस एक्सप्लोरेशन और उपयोग में वैज्ञानिक प्रगति तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाया जा सके। IAF यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन इसका आयोजन करता है। IAF की स्थापना 1951 में हुई थी। इसके 77 देशों में 500 से ज़्यादा सदस्य हैं, जिसमें प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियां, उद्योग, अनुसंधान संस्थान आदि शामिल हैं। हर साल 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस और भारत में राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की स्थापना 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। ये दिन कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में ग्रामीण महिलाओं के महत्व को दिखाता है। वहीं 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाने का निर्णय 2016 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने लिया था। ये दिन ग्रामीण महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे गरीबी, भेदभाव और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम करता है।
हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1789 में FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा की गई थी। इसे 1945 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह एक वैश्विक पहल है जो सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को भूख और कुपोषण जैसी समस्या से निपटने के लिए एक साथ लाती है। इस वर्ष की थीम बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस पर आयोजित एक समारोह में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन 17 अक्टूबर को भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने अभिधम्म का उपदेश सबसे पहले तावतिमस स्वर्ग के देवताओं को दिया था। इसी उपदेश के बाद भगवान बुद्ध ने स्वर्ग से सीधे संकिसा में अवतरण लिया था। इसी की याद में यह दिवस मनाया जाता है। इसका संबंध मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा से है। संकिसा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में संकिसा बसंतपुर के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान बुद्ध की अभिधम्म पर शिक्षाएं मुख्य रूप से पाली भाषा में ही उपलब्ध हैं। हाल ही में पाली को 4 अन्य भाषाओं के साथ शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्हें अल्जीरिया में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। अल्जीरिया उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसे आधिकारिक तौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है और दुनिया का 10वां बड़ा देश है। इसका 90% हिस्सा रेगिस्तान है। इसकी सीमा ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, माली, मॉरिटानिया और मोरक्को से मिलती है। हाल ही में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की सूची की घोषणा की गई है। 2023 के लिए 9 श्रेणियों में संयुक्त विजेताओं सहित 38 विजेताओं की घोषणा हुई है। इन श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत आदि शामिल हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार ओडिशा को दिया गया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और तीसरा स्थान संयुक्त रूप से गुजरात और पुडुचेरी को मिला है। इन पुरस्कारों को राष्ट्रपति की मौजूदगी में 22 अक्टूबर को दिया जाएगा। इन पुरस्कारों की शुरुआत 2018 में की गई थी। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने ICDRA यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के 19वें संस्करण का उद्घाटन किया था। यह पहली बार है जब सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जा रहा है। इसका आयोजन केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा WHO के सहयोग से किया जा रहा है। यह सम्मेलन WHO सदस्य देशों के स्वास्थ्य अधिकारियों और पॉलिसी मेकर्स को एक साथ लाता है। कुछ वर्षों को छोड़कर आमतौर पर इसका आयोजन हर 2 साल में किया जाता है। इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी। भारत के सुप्रीम कोर्ट में लेडी जस्टिस की नई मूर्ति स्थापित की गई है। यह सुप्रीम कोर्ट में जजों के पुस्तकालय में लगाई गई है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी आंखों से काली पट्टी को हटा दिया गया है और एक हाथ में तलवार को संविधान से बदल दिया गया है। काली पट्टी का हटना यह संदेश देता है कि देश में कानून अंधा नहीं है और हाथ में संविधान का अर्थ है कि देश में न्याय व्यवस्था संविधान के हिसाब से चलती है। पहले आंखों पर पट्टी का मतलब था कि कानून सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। हाथ में तलवार का मतलब था कि कानून के पास अधिकार है और वो गलत करने वालों को सजा दे सकता है। नई मूर्ति में तराजू को नहीं बदला गया है क्योंकि यह बराबरी और संतुलन का प्रतीक है। जस्टिस संजीव खन्ना अगले CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में पद संभाल सकते हैं। CJI चंद्रचूड़ ने सरकार से उनके नाम की सिफारिश की है। दरअसल CJI के रूप में चंद्रचूड़ जी का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को समाप्त हो जाएगा। CJI की सिफारिश पर मुहर लगती है तो न्यायमूर्ति खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक लगभग 6 महीने का होगा। आपको बता दें कि 2019 में संजीव खन्ना के सुप्रीम कोर्ट में जज बनने को लेकर विवाद हुआ था, जब सीनियर जजों की अनदेखी करके उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का निर्णय लिया गया था। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता का केंद्र बन गया है। दरअसल देश में वन्य जीव के साथ साथ तितली को बचाने के लिए प्रयास शुरू किए गए थे। इसी क्रम में असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इसमें 446 किस्म की तितलियां पाई गई हैं, जिनमें से 18 देश में नई हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सितंबर के अंत में पहली तितली संरक्षण मीट 2024 का आयोजन किया था। यह कार्यक्रम तितली रिकॉर्ड और तितली की स्थिति पर केंद्रित था। इस मीट का मकसद काजीरंगा में तितली संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना था, जो काफी हद तक सफल रहा।
यूनेस्को ने ओरछा के ऐतिहासिक समूह को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए डोजियर को स्वीकार किया है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने ओरछा और भेड़ाघाट को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कराने के लिए प्रस्ताव तैयार कराया था। ओरछा में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का भंडार है। यहाँ भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा बुंदेला स्थापत्य शैली, जहांगीर महल, चतुर्भुज मंदिर, ओरछा किला परिसर, अमर महल और लक्ष्मी नारायण मंदिर यहाँ स्थित हैं। वहीं ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है, जो इस स्थान की भव्यता को और अधिक बढ़ाता है। भारत सरकार ने बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना का अनावरण किया। इस योजना को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तैयार किया है। इसका लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता स्थापित करना और 2032 तक 600 गीगावाट से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता तक पहुंचना है। इस योजना में भारत को हरित और स्वच्छ अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के मकसद से कई प्रमुख पहलों को नई दिशा दी गई है। इसमें बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियां और पंप भंडारण संयंत्र को नवीकरणीय ऊर्जा के साथ विकसित करना, अंतर क्षेत्रीय ट्रांसमिशन क्षमता को बढ़ाना इत्यादि शामिल है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया। 6 दिवसीय इस नृत्य महोत्सव को संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में अमेरिका, इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, सिंगापुर और श्रीलंका समेत कई अन्य देशों से कलाकार, विशेषज्ञ आदि शामिल हुए हैं। FAO यानी खाद्य और कृषि संगठन ने 2024 हैंड इन हैंड इन्वेस्टमेंट फोरम का उद्घाटन किया। हैंड इन हैंड पहल गरीबी, भूख और असमानता को कम करने के लिए एग्री फूड सिस्टम में बदलाव लाने पर केंद्रित है। यह भूस्थानिक टेक्नोलॉजी और साझेदारी के जरिए आय बढ़ाने, पोषण सुधारने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करती है। इस पहल के तहत उन देशों को प्राथमिकता दी जाती है जहां गरीबी और भूखमरी सबसे ज्यादा हों और प्राकृतिक तथा मानवीय संकटों के कारण चुनौतियां अधिक हों। यह 2019 में शुरू की गई FAO की प्रमुख पहल है। अब तक 72 देश हैंड इन हैंड पहल में शामिल हो चुके हैं। फिलहाल भारत इसका हिस्सा नहीं है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोह यानी एडवांसमेंट्स ऑफ रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फॉर होलिस्टिक आयुर्वेद का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किया। 3 दिवसीय यह आयोजन आयुर्वेद को वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण के प्रमुख स्तंभ के रूप में स्थापित करने और आयुर्वेद को भविष्य में मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित करने पर केंद्रित है। सम्मेलन में आयुर्वेद, एथनो मेडिसिन, गुणवत्ता नियंत्रण और वैश्वीकरण जैसे विषयों पर चर्चा चल रही है। सम्मेलन में देश भर में 10 नए आयुर्वेद केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 में डिजिटल इंडिया इनोवेशन जोन का उद्घाटन किया। यह जोन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डिजी लॉकर, UPI, आधार और ई-संजीवनी पर केंद्रित है। यहाँ उमंग, डिजी लॉकर और ONDC जैसी सेवाओं का अनुभव लिया जा सकता है। आपको बता दें कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन 15 से 18 अक्टूबर तक नई दिल्ली में किया जा रहा है, जिसमें 120 देशों के 400 से अधिक एग्जीबिटर्स और 900 स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया है और 5G, 6G, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और उन्नत टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर विचार और नॉलेज को साझा किया है। भारत ने टीबी उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की। IIT कानपुर और ICMR के सहयोग से एक हैंड हेल्ड एक्सरे डिवाइस विकसित की गई है, जो मौजूदा विकल्पों से आधी कीमत पर उपलब्ध होगी। यह डिवाइस टीबी की शुरुआती स्तर पर पहचान करने में मदद करेगी और डिवाइस को मरीजों के घर तक आसानी से ले जाया जा सकता है, जिससे स्क्रीनिंग प्रक्रिया और आसान बनेगी। ICMR के प्रमुख ने ICDRA 2024 में इस उपलब्धि की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने 3 एमपॉक्स परीक्षण किट और सिकल सेल एनीमिया के लिए 18 परीक्षणों की भी घोषणा की। भारत सरकार ने स्कैम से बचो राष्ट्रीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। यह पहल मेटा और प्रमुख मंत्रालयों ने मिलकर शुरू की है। इसका मकसद धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से लड़ना है। यह अभियान नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा के लिए उपकरणों से सशक्त बनाने का प्रयास करता है। इसे ऑनलाइन खतरों से नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि भारत में 900 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और साइबर धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 2023 में 1.1 मिलियन मामले दर्ज हुए थे।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।